में 2438 कर्मचारियों को दिए ज्वाइनिंग लेटर का 2017 से पहले नौकरियों में होता था भेदभाव, दंगाई प्रदेश के रूप में थी पहचान। वाराणसी में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध, व्यापारियों ने जलाया ट्रंप का पुतला, टैरिफ नीति का किया विरोध, कहा ट्रंप की नीति भारतीय बाजार के लिए खतरा। रसाना में राधा अष्टमी की तैयारियां तेज, 6 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र। आयोजन को लेकर मथुरा जिला अधिकारियों की हुई बैठक। वाराणसी एयरपोर्ट से यात्री के लगेज से कारतूस बरामद, इंडिगो की फ्लाइट से कोलकाता जा रहा था यात्री, सीआईएसएफ की पूछताछ जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा और बाल विकास सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये कार्यक्रम लोक भवन सभागार में आयोजित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा 13 फार्मासिस्टों को भी सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्ति बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं
कि जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता, स्मरण करता, उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित मुख्य सेविका परीक्षा 2022 में चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में ये वितरित किए गए। इस क्रम में जनपद वाराणसी से चयनित 57 के सापेक्ष 56 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण सर्किट हाउस में किया गया। नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं के नियुक्ति पत्र का वितरण प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से किया गया। इस दौरान लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा और सुना भी गया। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बेहद खास रहा, जहां पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर दिए गए और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों यहां पर नियुक्ति पत्र दिए गए, तो वहीं कुछ नियुक्ति पत्र सर्किट हाउस में दिए गए। और समाजवादी पार्टी के नेता से मैं कहना चाहता हूं कि कभी मौके पर जाकर देखें। कल जो लखनऊ में भीड़ आई वो इस बात को प्रमाणित करती है कि नौजवानों का कितना भरोसा है सरकार के सिस्टम और सरकार पर। उनको भरोसा है तब वो आए। और मैं आज कहना चाह रहा हूं कि कल शाम तक वहां 10,000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और कल शाम तक 10,000 से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को देश के अंदर भी और देश के बाहर भी सेवा योजित कराने का काम हमारी सरकार करे। खबर गोंडा से है, जहां यूपीएसएसएससी माध्यम से चयनित 2536 महिलाओं को मुख्य सेविका पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने का भव्य कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किया गया। इसी क्रम में गोंडा जिले की 37 चयनित महिलाओं को भी आज मुख्य सेविका के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला पंचायत सभागार गोंडा में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी अंकित जैन और कन्नैलगंज विधायक अजय सिंह ने नव चयनित महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से लाइव प्रसारण के माध्यम से किया। सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण और ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये नियुक्तियां उसी दिशा में एक ठोस कदम है। विभाग में मुख्य सेविका पद का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है, जिसमें आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, नियुक्ति पत्र दिया गया है कुछ? जी, बाल विकास पुष्टाहार संबंधित नियुक्ति पत्र दिया गया है आज मुख्य सेविकाओं को। खबर संबल से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने नव नियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। मंत्री ने नव नियुक्त मुख्य सेविकाओं को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि उन्हें जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से भी निर्देश दिए हैं कि वह नई मुख्य सेविकाओं का मार्गदर्शन सुनिश्चित करें और सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उनका सहयोग करें। इस मौके पर जिला प्रशासन ने समारोह की पूरी तैयारी की थी और सभी मुख्य सेविकाओं को उनके पदों के लिए शुभकामनाएं दी गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का 30वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में शामिल हुई हैं। एमएससी छात्रा ऋषिका को गोल्ड मेडल यहां पर प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। 45 में से 33 पदक छात्राओं के नाम है और 13 छात्रों को रजत तो 20 को कांस्य पदक मिले हैं। और गुरुवार को राज्यपाल ललितपुर जाएंगी बताया जा रहा है। तो इस विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची, जहां पर आज जो है बेटियों का दबदबा देखने को मिला। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 6 और 7 सितंबर को यूपी SSSC पीईटी परीक्षा को लेकर एक खबर है। 48 जिलों में 2 पालियों में परीक्षा होगी और जिलावार परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी। आयोग ने केंद्रों की सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी SSSC की परीक्षा को लेकर यह अपडेट है कि जिलावार इसकी सूची जो है वो जारी हो गई है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ये एक सप्ताह में ऊर्जा मंत्री की गई दूसरी समीक्षा बैठक है, जो विभागीय कार्यों की गंभीरता और पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बैठक में 1912 हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली उपभोक्ता शिकायतों की स्थिति, समाधान की गति और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर खास फोकस रहा। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। खबर कानपुर से है, जहां अकबरपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य निखिल गौतम को उसके साथी गुड्डू फौजी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने निखिल गौतम के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है, जो हाल ही में पकड़े गए चोर गिरोह से खरीदा गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि निखिल गौतम लंबे समय से शातिर चोरों से चोरी का माल खरीद कर अवैध तरीके से कारोबार कर रहा था और वो चोरी के सामान को सस्ते दामों पर खरीदकर बाजार में खपाता था। इससे ठीक 24 घंटे पहले ही पुलिस ने चोरों के पूरे गैंग को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और पूछताछ में उनका नाम भी सामने आया था। प्रिय मीडिया बंधुओं, आपको यह अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात ने कल एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अंतर्राज्यीय चोरी के गैंग का खुलासा किया है, जिसमें सुदेश सचान एवं उनके साथियों का पूरा गैंग है। इसमें आप यह अच्छी तरह से अवगत हैं कि कल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए माल बरामद हुए। देश भर में सुर्खियां बटोर चुके निक्की दहेज हत्याकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने मामले में सक्रियता दिखाई है। आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला मंगलवार को मृतका निक्की के गांव रूपवास पहुंची। निक्की की मां और बहन कंचन से उन्होंने मुलाकात की और सांत्वना दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। आयोग पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। निक्की के परिजनों ने बताया कि उन्होंने कई बार बेटी की जान को खतरे की शिकायत की थी, लेकिन दहेज लोभियों की प्रताड़ना आखिरकार उसकी जान ले गई। अब परिवार को बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा मिले। सबसे बड़ी बात है, मैं अभी कंचन है यहाँ पे, निक्की के फादर हैं, उनसे भी बात करेंगे और जितने भी लोग दोषी हैं उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और जो दोषी नहीं हैं उन पे कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि उनको परेशानी हो, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। वहाँ इस तरीके की घटना होना आगे घटनाओं को बढ़ावा देता है। जैसे कि नीले ड्रम का मेरठ का केस हुआ, उसके बाद ताबड़तोड़ केस आने शुरू हो गए कि पुरुष के साथ वहां हुआ, तो फिर सांप वाला आ गया, तो फिर और आ गया। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म महोत्सव के 15 दिन बाद राधा रानी का
प्रकटयोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रकटयोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बता दें कि राधा अष्टमी प्रकटयोत्सव को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। मथुरा जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक की है। इस बार राधा अष्टमी महोत्सव पर भव्यता दिखाई देगी। पूरे मेले जोन को 6 जोन और इसी के साथ 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। इस बार राधा अष्टमी महोत्सव 30 और 31 अगस्त को होगा। इसमें करीब 15 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना बताई जा रही है। प्रशासन के द्वारा इस बार महोत्सव की तैयारी पहले से भी बेहतर है और इसके लिए एकल मार्ग से श्रद्धालु नए बस स्टैंड से पीली कोठी तिराहा होते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे और जयपुर मंदिर मार्ग से श्रद्धालु को नीचे उतारा जाएगा। 30/31 की रात को से चालू होगी श्री राधा अष्टमी का मेला और 31 तारीख श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ पर सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी समीक्षा की गई है और पुलिस का जहाँ तक की व्यवस्था है उसमें करीब 6 जोन्स को बनाया गया है और 18 सेक्टर्स बनाए गए हैं। कई बैरियर्स और होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। वाराणसी में अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर बढ़ाए गए टैरिफ के विरोध में शहर के व्यापारिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र माने जाने वाले वाराणसी में व्यापारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले जलाए। लहुरा बीर स्थित आजाद चौराहे पर सैकड़ों व्यापारियों और संगठन प्रतिनिधियों ने अमेरिका की एक तरफा और दमनकारी नीतियों को भारत विरोधी करार दिया। मैं संजय गुप्ता, अध्यक्ष वाराणसी युवा व्यापार। संजय जी, ट्रंप के द्वारा जिस तरह से धमकी देकर टैरिफ लगाया गया है, किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की है जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत रसिया से बहुत बड़े पैमाने पर जो तेल ले रहा है, आप उसको रोक दीजिए, अन्यथा हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। पर ये स्थिति ये है कि भारत से ज्यादा पेट्रोल जो है, पेट्रोल और जो पेट्रोलियम पदार्थ है रसिया ले रहा है, वो अपने ले रहा है, अमेरिका ले रहा है रसिया से, वो अपने ले रहा है और हमसे कह रहा है कि नहीं लीजिए। आज भारत के ऊपर वो दबाव बनाने के लिए 50% का टैरिफ लगाया है। विश्व में 2 ही देश हैं, जिसे ब्राजील और भारत, जिसे 50% टैरिफ लगा। इस टैरिफ का जवाब ये है कि हम उसको उसी भाषा में जवाब, जैसे को जैसा, सस्ते सास्ते सदाचरे, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार और सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार। खबर मथुरा से है, जहां अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर बढ़ाए गए टैरिफ के विरोध में स्थानीय संत और ब्रजवासी सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन भी यहां पर किया गया। जानकारी के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता और संत फलाहारी बाबा ने इस अवसर पर कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है और किसी भी विदेशी दबाव में उसका रास्ता नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत अपनी नीति और सम्मान पर कायम रहेगा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बिस्कोहर इटवा इलाके में एक शैक्षणिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। यह अनोखा और तकनीकी रूप से उन्नत प्रयास त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के परसोहन घाट से स्थानीय युवाओं द्वारा किया गया, जिसमें रॉकेट ने करीब 484 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर लौटा। इस रॉकेट लॉन्च की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि यह परीक्षण शैक्षणिक उद्देश्य से किया गया था और पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में संचालित हुआ। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता पहलवान राखी शर्मा ने अपने वैवाहिक जीवन में उत्पन्न तनाव को लेकर आमरण अनशन पर वो बैठ गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने राखी से मुलाकात की और मामले में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसमें यही है कि ये राखी जी हैं और इनको इनके घर से निकाल दिया गया है बिना बताए और पति भी चला गया, सास ससुर ने भी प्रताड़ित किया और निकाल दिया गया। उसके बाद इनका कहना ये है कि ये पुलिस स्टेशन कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया
तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना खबर वाराणसी से है, जहां काशी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। इस मानसूनी सीजन में ये दूसरी बार है जब काशी बाढ़ के मुहाने तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी है। बढ़ते जलस्तर के कारण घाट की सीढ़ियां, छोटे मंदिर और अर्धचंद्राकार घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर तटीय इलाकों में अतिक्रमण कर रहा है और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। बाढ़ के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। तस्वीरें वाराणसी के गंगा घाटों की है और गंगा के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होना शुरू हो चुका है और कल तक जो स्पीड थी 10 सेंटीमीटर, राहत की बात है कि आज वो स्पीड 3 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी गंगा दोबारा काशी में चेतावनी बिंदु को पार करते हुए अब खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। मौजूदा जलस्तर बात करें तो 70.48 यानी चेतावनी बिंदु से 22 सेंटीमीटर ऊपर है और खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि 1 मीटर से भी कम खतरे का निशान गंगा का जलस्तर का खतरे का निशान वाराणसी में वो कम रह चुका है। ये तस्वीरें भी हैं कि पानी का बहाव किस कदर तेज है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आतुर है। ये दोनों तरफ आप देख रहे होंगे काशी के जो अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और जो सामने आपको हरियाली दिख रही होगी वो चंदौली का इलाका है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों और कई पहाड़ी इलाकों में हुई जमकर बारिश और नदियों में का जो ओवरफ्लो है और साथ ही साथ जो बांध से छोड़े गए पानी का प्रभाव गंगा नदी में देखने को मिल रहा है। और वाराणसी ही नहीं, गंगा के किनारे बसे मिर्जापुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बंदौली, वहाँ चंदौली, वहाँ पर भी लगातार जलस्तर के कारण यहाँ सौदा गलियों और छतों में हो रहा है। गंगा आरती बंद हो चुकी है। जो नाव संचालन है पिछले लगभग 50 दिनों से बंद है और उम्मीद भी ऐसी है कि आने वाले 1 महीने तक भी बंद रहेगी, क्योंकि गंगा के जलस्तर में कमी होने के बाद ही ये सब देखने को मिलेगा। फिलहाल गंगा अब रिहायशी इलाकों में अतिक्रमण करती हुई आगे बढ़ रही है और गंगा का जो जलस्तर है केंद्रीय जल आयोग की कहे तो अगले 1 से 2 दिनों तक ऐसे लगातार बढ़ाव दर्ज होता रहेगा और फिर भी एक बार काशी में बाढ़ की जो आहट है वो अब सुनाई देने लगी है, क्योंकि गंगा के जलस्तर में बढ़ाव अब भी जारी है। फिलहाल वाराणसी से अभिषेक। वाराणसी के सरना थाना क्षेत्र स्थित सिंहपुर में कुछ दिन पहले हुई प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जमीन विवाद को लेकर 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें और एसओजी लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले मुकीम का पुलिस ने एनकाउंटर भी किया है। में 21 तारीख को जो घटना हुई थी जिसमें महेंद्र गौतम करके जो व्यक्ति थे जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी 3 व्यक्तियों के द्वारा, उसी का आज हमारी जो पुलिस टीम ने उसमें खुलासा किया। इसमें तत्काल उसी समय पे हम लोगों के द्वारा सीपी सर के आदेशानुसार इसमें 10 टीमें गठित की गई थी और डीसीपी क्राइम और हमारे एडिशनल डीसीपी वरना और एसीपी सारनाथ है इसमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। सारी टीमें जो एसओजी 1 एसओजी 2 इसमें लगातार लगी हुई थी। कई सारे हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और ज़मीन के जो विवाद है उसको हम लोगों ने तलाशना स्टार्ट किया। तो मुख्यतः इसमें जो एक वजह निकल के आई योगेंद्र। खबर रायबरेली से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाल ही में हुए कथित हमले के बाद रायबरेली में सामाजिक और राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। इस घटना के बाद ब्राह्मण एकता परिषद और मौर्य समाज के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियों और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब मौर्य समाज के लोगों ने गोरा बाजार चौराहे पर प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आशीष तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने चौराहे का जम दिए जाने को लेकर के कुछ सामाजिक समूह के लोगों ने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था, उनकी मांग थी। इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत पूर्व में ही कर लिया गया था
और इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। और गिरफ्तारी के प्रयास तो पुलिस पहले से भी कर रही थी और इनको आश्वासन दिया है कि शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और अभियोग तो पूर्व में ही पंजीकृत किया गया था, तो ये जो है उनकी इस आश्वासन पर जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।